नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इतिहास की बात में। दोस्तों, अगर आप प्राचीन भारत के वीर योद्धाओं, किलों और महलों के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप सही जगह आए हैं। दोस्तों, आज मैं भारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में आपसे अपने वीडियो के माध्यम से बातें करूंगा जिसके बगैर भारत का इतिहास अधूरा है। एक ऐसा योद्धा जिससे दुश्मन थर-थर कांपते थे, एक ऐसा योद्धा जिसने इतिहास बदल दिया था। आज हम ऐसे योद्धा के बारे में बातें करेंगे जिसने मुगल बादशाह औरंगजेब की नींद हराम कर दी थी। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, वो योद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी स्वराज के लिए न्यौछावर कर दी थी। ये एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है। दुश्मन उनका नाम सुनकर दुश्मनों की धड़कनें रुक जाती थी और प्रजा उनकी जय जयकार करती थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानेंगे। तो हम आगे बढ़ें इससे पहले कृपया आप मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज को माता जीजाबाई ने बचपन में ही स्वराज का पाठ सिखाया था। तो दोस्तों आइए जानते हैं शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनुशासित सेना और सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य और प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया था। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध नीति की नई शैली भी विकसित की थी। गोरिल्ला युद्ध नीति या छापामार युद्ध नीति के जनक मराठा ही थे, जिन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीति प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नायक के रूप में स्मरण किए जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना से शिवाजी के जन्मोत्सव की शुरुआत की थी। मालोजी राजे भोसले अहमदनगर सल्तनत के एक प्रभावशाली जनरल थे। पुणे, चाकण और इंदापुर के देशमुख थे। मालोजी राज्य के बेटे शाहजी राज्य भी बीजापुर सुल्तान के दरबार में बहुत प्रभावशाली राजनेता थे। शाहजी राज्य अपनी पत्नी जीजाबाई से शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी राजे भोसले एक शक्तिशाली सामंत और कुर्मी कुल में जन्मे थे। उनकी माता जीजाबाई जागव राव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी राजे था, जो अधिकतर समय अपने पिता शाहजी राजे भोसले के साथ ही रहते थे। शाहजी राजे की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम वेंकोजी राजे था। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। उनके बचपन में उनकी माता के मार्गदर्शन में बीता। उन्होंने राजनीति और युद्ध की शिक्षा ली। वे इस युग के वातावरण और घटनाओं को भलीभांति समझते थे। उनके हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी। उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन किया। शिवाजी की माता जीजाबाई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनका जन्म इस जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। शिवाजी राजे का विवाह 1640 में सईबाई निंबालकर या सई भोसले के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। सई भोसले शिवाजी की पहली और प्रमुख पत्नी थी। वह अपने पति के उत्तराधिकारी संभाजी की मां थी। शिवाजी ने कुल 8 विवाह किए थे। वैवाहिक राजनीति के जरिए उन्होंने सभी मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे लाने में सफलता प्राप्त की थी। उस समय बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष तथा विदेशी आक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था।
ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बाद बदले उन्हें मावलों को बीजापुर के खिलाफ संगठित किया। मावले प्रदेश पश्चिमी घाट से जुड़ा है, कोई 160 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। वे संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण कुशल योद्धा माने जाते हैं। इस प्रदेश में मराठा और सभी जाति के लोग रहते हैं। शिवाजी महाराज इन सभी जाति के लोगों को लेकर मावला नाम देकर सभी को संगठित करते थे और उनसे संपर्क करके उनके प्रदेश से वे परिचित हो गए थे। मावल युवकों को लाकर उन्होंने दुर्ग निर्माण का कार्य भी आरंभ किया था। मावलों का सहयोग शिवाजी महाराज के लिए बाद में उतना ही महत्वपूर्ण साबित हुआ जितना शेरशाह सूरी के लिए अफगानों का साथ। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों या सामंतों के हाथ में सौंप दिया था। जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी महाराज ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। सबसे पहला दुर्ग था रोहिदेश्वर का दुर्ग। रोहिदेश्वर का दुर्ग सबसे पहला दुर्ग था जिसके शिवाजी महाराज ने सबसे पहले अधिकार किया था। उसके बाद तोरण का दुर्ग जो पुणे के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर था। शिवाजी ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूत भेजकर खबर भिजवाई कि वे पहले किलेदार की तुलना में बेहतर रकम देने को तैयार हैं। यह क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जाए। उन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था और अपने दरबारियों की सलाह के मुताबिक आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को उस दुर्ग का अधिपति बना दिया। उस दुर्ग से मिली संपत्ति से शिवाजी महाराज ने दुर्ग की सुरक्षात्मक कमियों की मरम्मत का काम करवाया। इसमें कोई 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ दुर्ग था। शिवाजी महाराज ने इस दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। शिवाजी महाराज की इस साम्राज्य विस्तार की नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली तो वह अक्षुब्ध हुआ। उसने शाहजी राजे को अपने पुत्र को नियंत्रित करने को कहा। शिवाजी महाराज ने पिता की परवाह किए बिना अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया और नियमित लगान बंद कर दिया। राजगढ़ के बाद उन्होंने चाकण के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उसके बाद कुंडाना के दुर्ग पर अधिकार किया। परेशान होकर सबसे काबिल मिर्जा राजा जयसिंह को भेजकर शिवाजी के 13 किलों पर कब्जा किया। उसने पुरंदर के किले को नष्ट किया। शिवाजी को इस संधि की शर्तों को मानते हुए अपने पुत्र संभाजी को मिर्जा राजा जयसिंह को सौंपना पड़ा था। बाद में शिवाजी महाराज ने के मावला तानाजी मालसुरे ने कुंडाना दुर्ग पर कब्जा किया। उस युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त हुआ था। उसकी याद में कुंडाना पर अधिकार करने के बाद उसका नाम सिंहगढ़ रखा गया। शाहजी राजे को पुणे और सूपा की जागीरदारी दी गई थी और सूपा का दुर्ग उसके संबंधी बाजी मोहिते के हाथ में थी। शिवाजी महाराज ने रात के समय सूपा के दुर्ग पर आक्रमण करके दुर्ग पर अधिकार कर लिया और बाजी मोहिते को शाहजी राजे के पास कर्नाटक भेज दिया। उसकी सेना का कुछ भाग भी शिवाजी महाराज की सेवा में आ गया। इस समय पुरंदर के किलेदार की मृत्यु हो गई और किले का उत्तराधिकार के लिए तीनों बेटों में लड़ाई छिड़ गई। दो भाइयों के नियंत्रण पर शिवाजी महाराज पुरंदर पहुंचे और कूटनीति का सहारा लेते हुए उन्होंने सभी भाइयों को बंदी बना लिया। इस तरह पुरंदर के किले पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया। चक्कन से लेकर नीरा तक वे के भूभाग के वे अधिपति बन चुके थे। अपनी बड़ी सैनिक शक्ति के साथ शिवाजी महाराज ने मैदानी इलाकों में प्रवेश करने की योजना बनाई। एक अश्वारोही सेना का गठन करके
शिवाजी महाराज ने आबाजी सोनदेर के नेतृत्व में कोंकण के विरुद्ध एक सेना भेजी। आबाजी ने कोंकण सहित 9 अन्य दुर्गों पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा ताला, मोलसमाला और रायटी के दुर्ग भी शिवाजी महाराज के अधीन आ गए। लूट की सारी संपत्ति रायगढ़ में सुरक्षित रखी गई। कल्याण के गवर्नर को मुक्त करके शिवाजी महाराज ने कोलाबा की ओर रुख किया और यहाँ के प्रमुखों को विदेशियों के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी महाराज की हरकतों से पहले ही आक्रोश में था। उसने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बनाने का आदेश दिया। शाहजी राजे उस समय कर्नाटक में थे और एक विश्वासघाती सहायक बाजी दौरपुड़े द्वारा बंदी बनाकर बीजापुर लाए गए। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुतुब शाह की सेवा प्राप्त करने की कोशिश की थी, जो गोलकुंडा का शासक था, और इस कारण आदिल शाह का शत्रु। बीजापुर के 2 सरदारों की मध्यस्थता के बाद शाहजी महाराज को इस शर्त पर मुक्त कराया गया कि वे शिवाजी महाराज पर लगाम कसेंगे। अगले 4 वर्षों तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ कोई आक्रमण नहीं किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना संगठित की। शाहजी की मुक्ति की शर्तों के मुताबिक शिवाजी राजे ने बीजापुर के क्षेत्रों पर आक्रमण तो नहीं किया, पर उन्होंने दक्षिण पश्चिम में अपनी शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की। परंतु इस क्रम में जावली का राज्य बाधा का काम कर रहा था। यह राज्य सतारा के सुदूर उत्तर पश्चिम में वामा और कृष्णा नदी के बीच स्थित था। यहाँ का राजा चंद्रराव मौर्य था, जिसने यह जागीर शिवाजी से प्राप्त की थी। शिवाजी ने मौर्य शासक चंद्रराव को स्वराज में शामिल होने को कहा, परंतु चंद्रराव बीजापुर के सुल्तान के साथ मिल गया। शिवाजी ने अपनी सेना लेकर जावली पर आक्रमण कर दिया। चंद्रराव मौर्य और उसके दोनों पुत्रों ने शिवाजी के साथ लड़ाई की। अंत में वे बंदी बना लिए गए, पर चंद्रराव भाग गया। स्थानीय लोगों ने शिवाजी के इस कृत्य का विरोध किया, पर वे विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। इससे शिवाजी को उस दुर्ग में संगठित 8 वंशों की संपत्ति मिल गई। इसके अलावा कई मावले सैनिक मुरारबाजी देशपांडे भी शिवाजी की सेना में शामिल हो गए। शिवाजी के बीजापुर तथा मुगल दोनों शत्रु थे। उस समय शहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। इसी समय बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बीजापुर में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने की बजाय उस पर दावा बोल दिया। उसकी सेना ने जुन्नार नगर पर आक्रमण कर ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े लूट लिए। अहमदनगर से 700 घोड़े, 4 हाथी। इसके अलावा उन्होंने गुंडा तथा रेसिन के दुर्ग पर भी लूटपाट मचाई। इसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गया और मैत्री वार्ता समाप्त हो गई। शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली और इसी समय शाहजहां बीमार पड़ गया। उसके व्याधिग्रस्त होते ही औरंगजेब उत्तर भारत चला गया और वहां शहजादा को कैद करने के बाद मुगल साम्राज्य का शाह बन गया। दक्षिण भारत में औरंगजेब की अनुपस्थिति और बीजापुर की डावाडोल राजनीतिक स्थिति को जानकर शिवाजी ने समरजी को जंजीरा पर आक्रमण करने को कहा, परंतु जंजीरा के सिद्धियों के साथ उनकी लड़ाई कई दिनों तक चली। इसके बाद शिवाजी ने खुद जंजीरा पर आक्रमण किया और दक्षिण कोंकण पर अधिकार कर लिया और दमन के पुर्तगालियों से वार्षिक एकत्रित किया। कल्याण तथा भिवंडी पर अधिकार करने के बाद वहां नौसैनिक अड्डा बनाया गया। इस समय शिवाजी 40 दुर्गों के मालिक बन चुके थे। इधर औरंगजेब के आगरा से लौट आने के बाद बीजापुर के सुल्तान ने भी राहत की सांस ली। अब शिवाजी ही बीजापुर के सबसे प्रबल शत्रु रह गए थे। शाहजी को पहले ही अपने पुत्र को नियंत्रित करने के लिए कहा गया था, पर शाहजी ने इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की। शिवाजी से निपटने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अब्दुल्लाह भट्टारी यानी अफजल खान को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। अफजल खान 12,000 सैनिकों के साथ
तुलजापुर के मंदिरों को नष्ट करता हुआ वह सतारा के 30 किलोमीटर उत्तर वाई शिरवल के नजदीक तक आ गया, पर शिवाजी प्रतापगढ़ दुर्ग पर ही रहे। अफजल खान ने अपने दूत कृष्णजी भास्कर को संधि वार्ता के लिए भेजा। उसने उसके मार्फत ये संदेश भिजवाया कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर ले तो सुल्तान उसे उन सभी क्षेत्रों का अधिकार दे देंगे जो शिवाजी के नियंत्रण में थे। साथ ही शिवाजी को बीजापुर के दरबार में एक सम्मानित पद प्राप्त होगा। हालांकि शिवाजी के मंत्री और सलाहकार इस संधि के पक्ष में थे, पर शिवाजी को यह वार्ता रास नहीं आई। उन्होंने कृष्णजी भास्कर को उचित सम्मान देकर अपने दरबार में रख लिया और अपने दूत गोपीनाथ को वस्तु स्थिति का जायजा लेने के लिए अफजल खां के पास भेजा। गोपीनाथ और कृष्णजी भास्कर से शिवाजी को ऐसा लगा कि संधि का षड्यंत्र रचकर अफजल खां शिवाजी को बंदी बनाना चाहता है। अतः उन्होंने युद्ध के बदले अफजल खां को एक बहुमूल्य उपहार भेजा और इस तरह अफजल खान ने संधि वार्ता के लिए राजी किया। संधि स्थल पर दोनों ने अपने सैनिक घात लगाकर रखे थे। मिलने के स्थान पर जब दोनों मिले तब अफजल खान ने अपने कटाचार से शिवाजी पे वार किया। बचाव में शिवाजी ने अफजल खां को अपने वस्त्रों में वाघ नखों से उसे मार दिया। अफजल खां की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पनाला दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पवनगढ़ और वसंतगढ़ दुर्गों पर अधिकार करने के साथ ही उन्होंने रुस्तम खां के आक्रमण को विफल किया। इससे राजापुर तथा दाबुल पर उनका कब्जा हो गया। अब बीजापुर में आतंक का माहौल पैदा हो गया और वहां के सामंतों ने अपने आपसी मतभेद बुलाकर शिवाजी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। बीजापुरी सेना ने पनाला दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शिवाजी संकट में फंस चुके थे, पर रात्रि के अंधकार का लाभ उठाकर वे भागने में सफल रहे। बीजापुर के सुल्तान ने स्वयं कमान संभाल कर पनाला, पवनगढ़ तथा पर अधिकार करके उन्हें वापस ले लिया। राजापुर को लूट लिया और श्रृंगारगढ़ के प्रधान को मार डाला। इसी समय कर्नाटक में सिद्दी जोहर के विद्रोह के कारण बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ समझौता कर लिया। इस संधि में शिवाजी के पिता शाहजी ने मध्यस्थता का काम किया। संधि के अनुसार शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान द्वारा स्वतंत्र शासक की मान्यता मिली। इस संधि के अनुसार उत्तर में कल्याण से लेकर दक्षिण में कोंडा तक 250 किलोमीटर का और पूर्व में इंदिरापुर से लेकर पश्चिम में दाबुल तक का भूभाग शिवाजी के नियंत्रण में आ गया। शिवाजी की सेना में इस समय 30,000 पैदल और 1,000 घुड़सवार हो गए थे। उत्तर भारत में बादशाह बनने की होड़ खत्म होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ गया। वो शिवाजी की बढ़ती हुई प्रभुसत्ता से परिचित थे और उसने शिवाजी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां अपने 15,000 1.5 लाख फौज लेकर सुपन और चाकन के दुर्ग पर उन्होंने अधिकार कर लिया और पूना पहुंच गए। उसने 3 साल तक मावल में लूटमार की। एक रात शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया। शाइस्ता तो खिड़की के रास्ते बच निकलने में कामयाब रहा, पर उसे इसी क्रम में अपनी 4 उंगलियों से हाथ धोना पड़ा। शाइस्ता खां के पुत्र अबुल फतेह तथा 40 रक्षकों और अनगिनत सैनिकों का कत्ल कर दिया गया। यहाँ पर मराठों ने अंधेरे में स्त्री पुरुष के बीच भेद न कर पाने के कारण खान के जनान खाने की बहुत सी औरतों को भी मार डाला। इस घटना के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता को दक्षिण के बदले बंगाल का सूबेदार बना दिया और शहजादा मुअज्जम शाइस्ता खां की जगह लेने भेजा गया। इस जीत से शिवाजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। 6 साल शाइस्ता खां ने अपनी 1.5 लाख फौज लेकर राजा शिवाजी का पूरा मुकुल जलाकर तबाह कर दिया था। इसलिए उसका हर्जाना वसूल करने के लिए शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों में लूटपाट मचाना आरंभ कर दिया।
सूरत उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज पर जाने का द्वार था। यह एक समृद्ध नगर था। इसका बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने 4000 की सेना के साथ 1664 में 6 दिनों तक सूरत के धनाढ्य व्यापारियों को लूटा। आम आदमी को उन्होंने नहीं लूटा और फिर लौट आए। इस घटना का जिक्र डच तथा अंग्रेजों ने अपने लेखों में लिखा है। उस समय तक यूरोपीय व्यापारियों ने भारत तथा अन्य एशियाई देशों में बसना शुरू कर दिया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करने तक किसी भी यूरोपीय शक्ति का भारतीय मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने की उन्होंने सोची भी नहीं थी। सूरत में शिवाजी की लूट से खिन्न होकर औरंगजेब ने इनायत खां के स्थान पर गयासुद्दीन खां को सूरत का फौजदार नियुक्त किया और शहजादा मुअज्जम तथा उपसेनापति राजा जसवंत सिंह की जगह दिलेर खां और राजा जय सिंह की नियुक्ति की गई। राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपीय शक्तियां तथा छोटे सामंतों का सहयोग लेकर शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शिवाजी को हानि होने लगी और हार की संभावना को देखते हुए शिवाजी ने संधि का प्रस्ताव भेजा। सन 1664 में उस संधि के मुताबिक शिवाजी 13 दुर्ग मुगलों को दे देंगे और इस तरह उनके पास केवल 12 दुर्ग ही बच गए। इन 13 दुर्गों से होने वाली आमदनी 4 लाख ऊन सालाना थी। बालाघाट और कोंकण के क्षेत्र में शिवाजी को मिलेंगे, पर इसके बदले 13 किस्तों में 40 लाख ऊन अदा करने होंगे। इसके अलावा प्रतिवर्ष 5 लाख ऊन का राजस्व भी वे देंगे। शिवाजी स्वयं औरंगजेब के दरबार में होने से मुक्त रहेंगे, पर उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में खिदमत करनी होगी। बीजापुर के खिलाफ शिवाजी मुगलों का साथ देंगे। शिवाजी को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा। इसके विरोध में उन्होंने अपना रोष भरे दरबार में दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया। औरंगजेब इससे क्षुब्ध हुआ और उसने शिवाजी को नजरबंद कर दिया और उन पर 5000 सैनिकों के पहरे लगा दिए। कुछ ही दिनों बाद राजा शिवाजी को मार डालने का इरादा औरंगजेब का था, लेकिन अपने अवैध साहस और मुक्ति पाने के साथ शिवाजी और संभाजी दोनों वहां से भागने में सफल रहे। संभाजी को मथुरा में एक विश्वासी ब्राह्मण के यहाँ छोड़ दिया गया। शिवाजी महाराज बनारस गए और पुरी होते हुए सकुशल राजगढ़ पहुंच गए। इससे मराठों को नवजीवन सा मिला। औरंगजेब ने जय सिंह पर शक करके उसकी हत्या विष देकर करवा दी। जसवंत सिंह के द्वारा पहल करने के बाद शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 की मनसबदारी मिली और शिवाजी को पूना, चाकन, सूपा का जिला लौटा दिया गया, पर सिंहगढ़ और पुरंदर पर मुगलों का आधिपत्य बना रहा। सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 132 लाख संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त उन्होंने मुगल सेना को सूरत के पास फिर से हराया। सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्होंने मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने शिवाजी का राज्याभिषेक करने से यह कहकर मना कर दिया कि वे क्षत्रिय जाति के नहीं हैं। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी ने काशी के गागा भट्ट नामक पंडित को बुलाकर उनका राज्याभिषेक करवाया। विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को इस समारोह में आमंत्रित किया गया, पर उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। इस कारण से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण कर ली। 2 बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस समारोह में हिंदवी स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण
में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलाया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने कोंकण विजय के लिए अपने 2 सेनाधीशों को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, पर वे असफल रहे। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का दिवस है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दिवस को हिंदू साम्राज्य का दीपोत्सव के रूप में मनाता है, जो इनके वर्ष भर मनाए गए जाने वाले 6 उत्सवों में से एक है। सन 1677-78 में शिवाजी का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। बंबई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा के पश्चिम में बेलगांव तथा धारवाड़ का क्षेत्र, मैसूर, बेल्लारी, त्रिचूर तथा जिंजी पर अधिकार करने के बाद 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहांत हो गया। विष दिलाने के बाद बीजापुर शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। उस समय शिवाजी के उत्तराधिकार संभाजी को मिले। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी थे और दूसरी पत्नी से राजा राम नाम का दूसरा पुत्र था। उस समय राजा राम की उम्र मात्र 10 वर्ष थी, अतः मराठों ने संभाजी को अपना राजा मान लिया। उस समय औरंगजेब राजा शिवाजी का देहांत देखकर अपने पूरे भारत पर राज्य करने की अभिलाषा से 5 लाख सेना सागर लेकर दक्षिण भारत को जीतने के लिए निकला था। औरंगजेब ने दक्षिण में आते ही आदिल शाही 2 दिनों में और कुतुब शाही 1 दिन में खत्म कर दी, पर राजा संभाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने 7 साल तक युद्ध करते हुए अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी। औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। संभाजी ने उनको अपने यहाँ शरण दी। औरंगजेब ने फिर जोरदार तरीके से संभाजी के खिलाफ आक्रमण करना शुरू किया। उन्होंने अंत में संभाजी के बीवी के सगे भाई यानी गणोजी शिर्की की मुखबरी से संभाजी को मुकरव खां द्वारा बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने राजा संभाजी से बदसलूकी की और बुरा हाल करके मार दिया। अपनी राजा की औरंगजेब द्वारा की गई बदसलूकी और नृशंसता द्वारा मारा हुआ देखकर पूरा मराठा साम्राज्य क्रोधित हो गया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से राजा राम के नेतृत्व में मुगलों से संघर्ष जारी रखा। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिता बनकर राज करती रही। आखिरकार 15 साल मराठा स्वराज के युद्ध लड़के थके हुए औरंगजेब और उनकी छत्रपति शिवाजी के स्वराज में दफन हो गए। शिवाजी को एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट के रूप में जाना जाता है। यद्यपि उनको अपने बचपन में पारंपरिक शिक्षा का कुछ खास नहीं मिली थी, पर वे भारतीय इतिहास और राजनीति के सुपरिचित थे। उन्होंने शुक्राचार्य तथा कौटिल्य को आदर्श मानकर कूटनीति का सहारा लेना उचित समझा। अपने समकालीन मुगलों की तरह वह भी निरंकुश शासक थे, अर्थात शासन की समूची बागडोर राजा के हाथ में ही थी, पर उनके प्रशासनिक कार्यों में मदद करने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इनमें मंत्रियों के प्रधान को पेशवा कहा जाता था, जो राजा के बाद सबसे प्रमुख हस्ती होता था। अमात्य वित्त और राजस्व के कार्यों को देखता था। मंत्री राजा की व्यक्तिगत दैनंदिनी का ख्याल रखता था। सचिव दफ्तरी काम करते थे, जिनमें शाही मुहर लगाना और संधि पत्रों का आलेख तैयार करना शामिल होते थे। सुमंत विदेशी मंत्री था। सेना के प्रधान को सेनापति कहते थे। दान और धार्मिक मामलों के प्रमुख को पंडित राव कहते थे। तो दोस्तों, ये थे शिवाजी महाराज। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।